सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का और आपके माध्यम से जो लोग इस प्रेस वार्ता को सुन रहे हैं, देख रहे हैं या कल पढ़ेंगे, सभी देशवासियों का अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में देश में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई हैं और आप सब सूरत के खूबसूरत लोग हैं और आप जानते हैं कि आपका शहर भी अखबारों की सुर्खियों में और चैनलों के हेडलाइन में रहा है, क्योंकि एक ऐसा अदालती फैसला आया जिसके चलते देश में राजनीतिक बहस छिड़ गई है। मैं कानून का जानकार नहीं हूँ, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और इस राजनीतिक विमर्श का जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, उसका जो कानूनी पक्ष है उस पे मुझे कुछ खास नहीं कहना है, लेकिन उसके जो और पहलू हैं उस संबंध में मैं इस देश का एक साधारण नागरिक होने की हैसियत से कुछ सवाल आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कुछ मेरे राजनीतिक सवाल हैं, उन सवालों को हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो सूरत कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हैं आदरणीय वर्मा जी, उनका प्रमोशन हुआ है, मैं अपनी तरफ से उनको और उनके परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं। आप खूब जो है अपने इस जीवन में आगे बढ़ें, हमारी खूब शुभकामनाएं हैं आपको। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यह जो फैसला आया है उसके कुछ राजनीतिक पहलू पर ही हम सिर्फ बात करेंगे। अक्सर आप सब लोगों ने जब हेडलाइन को गौर से देखा होगा तो एक शब्द बार बार उछल करके हमारे सामने आया, मानहानि, मानहानि, मानहानि। मैं समझता हूं कि यह मामला मानहानि का नहीं, बेईमानी का है और बेईमानी की बात लोगों तक ना पहुंचे, जिस बेईमानी को लेकर के पिछले कई दिनों से संसद में सवाल उठाए जा रहे थे, उस चर्चा को गायब कर दिया जाए। जो सवाल संसद में विपक्ष के द्वारा पूछा गया बार बार, उन सवालों को गुमराह कर दिया जाए, इसलिए मानहानि के इस शब्द को उछाला गया है। आज के समय में इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि अपोजिशन को चुप कराने के 3 वेपन हैं, सेडिशन, करप्शन और डिफेमेशन। पहले जो लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया गया, जिसमें पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, फिल्म मेकर हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम लोगों के ऊपर ऐसे मुकदमे किए गए। फिर जो विरोधी दल के नेता हैं, खोज करके उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए और करप्शन के चार्जेस में अगर वो सरकार से मिल जाए, भाजपा में शामिल हो जाए तो कार्रवाई होना बंद हो जाता है, अगर विरोध में रहता है तो जेल में जाता है। ये सब आप अपनी नजरों से देख रहे हैं। और तीसरा, अब नया एक प्रयोग शुरू हुआ है डिफेमेशन का। एक बात बताइए, किसी भी व्यक्ति को चोर कहना किसी समाज का अपमान कैसे हो गया? भारत देश में अगर कोई भी इंसान पैदा लिया है तो उसकी कोई जाति होगी, उसका कोई धर्म होगा। अगर वो अच्छा काम करेगा तो समाज का नाम है, लेकिन अगर बुरा काम करेगा तो समाज का अपमान नहीं है। ऐसा अगर होगा तो लोग खूनी को खूनी नहीं कहेंगे, चोर को चोर नहीं कहेंगे, और कल को चोर जो है अपने बचाव में ये कहने लगे कि हमारे समाज का अपमान हो रहा है, हमारे राज्य का अपमान हो रहा है, हमारे क्षेत्र का अपमान हो रहा है। तो आप बताइए, गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी तो कल को लोग ये कहेंगे कि गोडसे हमारी जाति का है, इसलिए जो है आप हमारी जाति का अपमान कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है। ये जबरदस्ती आप इस देश में सवालों को बंद कराना चाहते हैं। लेकिन एक बात आप शायद भूल रहे हैं कि जिस
डंका बजने की बात आप दुनिया में कहते हैं, वो डंका इसलिए बज रहा है क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप चीन के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, जहां की मीडिया को स्वतंत्र तरीके से सवाल पूछने का अधिकार है, जहां के नागरिक समाज को अपने सरकार से स्वतंत्र तरीके से सवाल पूछने का अधिकार है, जहां के विपक्ष का काम है सवाल पूछना। मजेदार बात यह है, 9 साल हो गया है, मुझे तो लगता है कि कोई प्रधानमंत्री जी को रिमाइंडर दे दे कि साहब आप दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं फुल मेजोरिटी से, अब लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह भाषण देना बंद कीजिए। अभी अभी मैं आपको बताता हूँ, मेघालय का चुनाव हो रहा था, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि मेघालय की सरकार भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है, दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार है, और एमएलए लेकर के उस सरकार में शामिल हो गए। ये क्या है? ये बेईमानी है, और मैं समझता हूँ कि इस बेईमानी का विरोध करना एक जरूरी काम है। और जब मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ, उसी वक्त जो है मुझे इसी गुजरात की कुछ घटना याद आती है। एक दौर में मैं स्मृति जी का बड़ा प्रशंसक हुआ करता था, नहीं वो सास बहू वाला नहीं, जब वो नेता थी, एक महिला नेत्री के तौर पे मैं उनका बड़ा प्रशंसक हुआ करता था। ये तो बड़ी हिम्मत की बात है ना भाई साहब, कि अपनी ही सरकार अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये तो हिम्मत की बात है ना, अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और मोदी जी आए थे गिलास में पानी पिलाने के लिए, वो वीडियो आप लोग देखे होंगे। मैं चाहता हूं कि इस देश में राजनीति की ये परंपरा कायम रहे कि लोग अपनी भी सरकार से सवाल पूछें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप स्मृति जी भी अब सवाल नहीं पूछती हैं, ना महंगाई पे सवाल पूछती हैं, ना महिला अत्याचार पे सवाल पूछती हैं, ना भ्रष्टाचार पे सवाल पूछती हैं। जब भी मीडिया में आती हैं तो प्रधानमंत्री जी का बचाव करने के लिए आती हैं। ये जो सब कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, इससे हम एक नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि इस देश में 2 सोच का संघर्ष बनता जा रहा है। एक सोच है जो बदले की राजनीति करता है, बदले की भावना से कार्रवाई करता है, और दूसरी सोच वो है जो बदलाव की भावना से काम करना चाहता है। ये संघर्ष बदले की भावना और बदलाव की भावना के बीच है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता पान की दुकान पे उसको कल तक देशद्रोही कह रहे थे, पटेल आरक्षण मांगने के चलते उसको जातिवादी कह रहे थे, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग का बोल रहे थे, वो साफ हो गया, धुल गया, वो सारे दाग उसके समाप्त हो गए। दिल पे रख करके हाथ पूछिए, खुद से ये सवाल पूछिए कि जो बात आज बीजेपी के द्वारा कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। कहते हैं हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे। अरे साहब, मुख्यमंत्री थे आप, भ्रष्टाचार मिटाते मिटाते प्रधानमंत्री बन गए। बताइए गुजरात में भ्रष्टाचार मिट गया है? अगर कोई मुझे प्रमाण के साथ कह दे कि गुजरात की भाजपा राज में भ्रष्टाचार मिट गया है, तो पब्लिक लाइफ छोड़ दूंगा। बोलिए, अपने अपने दिल पे हाथ रख करके बोलिए, सवाल पूछिए। और जब सवाल पूछिएगा ना, तो ये भी प्रश्न पूछिएगा मन में कि क्या इस देश को गांधी ने जान गंवा करके, सरदार पटेल ने जो है अपनी जिंदगी कुर्बान करके, भगत सिंह फांसी के झूले पे चढ़ करके इसलिए हमारे हाथ में सौंपा है कि हम देश की भक्ति करते करते प्रधानमंत्री के दोस्त की भक्ति करने लगेंगे, उसकी चोरी और उसकी बेईमानी को सही साबित करने लगेंगे। और जब उस पर सवाल पूछा जाएगा तो प्रश्न का जवाब देने की बजाय आप इधर उधर की बात करेंगे। विपक्ष कह रहा है जेपीसी जेपीसी, बीजेपी कह रही है ओबीसी ओबीसी। बताइए ओबीसी कहां से आ गया? मैं एक प्रश्न आप सब लोगों से पूछता हूं कि जब हम लोग बोलते हैं और साफ साफ बोलते हैं, कोई घुमा फिरा करके नहीं बोल रहे हैं, हमारी किसी भी बात में या हमारे नेता की, राहुल गांधी के किसी भी बात में, किसी भी समाज के लिए कोई अपमानित भाषा नहीं होती है, कोई अपमानित भाषा नहीं है। लेकिन यह मुद्दा क्यों उछाला गया है? क्योंकि ये पुरानी आदत है। जब भी आप लोगों के रोजी रोटी नौकरी से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे
तो ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी न किसी के पीछे जाकर के छुप जाते हैं। याद कीजिए, जब 14 में देश में सरकार बदली तो राष्ट्र का नाम लिया जा रहा था, राष्ट्रवाद का नाम लिया जा रहा था। अरे साहब, ये कौन सा राष्ट्रवाद है जिसमें आप राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहे हैं? हम रेलवे बेच दें देश की राष्ट्रीय संपत्ति को और कहें कि ये राष्ट्रवाद है? बताइए, ये कौन सा राष्ट्रवाद है जिसमें राष्ट्रीय संपत्ति बेची जा रही है? आप पूछेंगे सी, तो बीजेपी के लोग ए से लेकर के जेड तक बोल देंगे, लेकिन सी नहीं बोलेंगे। सब बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस के जमाने में भी अदानी को ठेका मिला, कांग्रेस के शासन में भी अदानी को ठेका मिल रहा है। लेकिन जो एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जेपीसी की जांच करा लीजिए। जब माता सीता की अग्नि परीक्षा हो सकती है तो प्रधानमंत्री के दोस्त की जेपीसी से जांच नहीं हो सकती है? बड़े हैं क्या? उन पे सवाल नहीं पूछ सकते हैं? और अगर सवाल नहीं पूछ सकते हैं तब तो ये कहना पड़ेगा कि लोकतंत्र है खतरे में। और लोकतंत्र अगर खतरे में है साहब, तो सिर्फ कांग्रेस के लिए खतरे में नहीं है। देश में कोरोना महामारी जब आया ना, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई। देश में जब कोई समस्या पैदा होती है ना, उसका शिकार हर कोई होता है। इसीलिए मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी अपील करना चाहता हूँ, खास करके ईमानदार कार्यकर्ताओं से, कि आप एक विचारधारा को मानते हैं, ये आपका राजनीतिक चुनाव है। आप एक पार्टी के समर्थक हैं, ये आपका राजनीतिक चुनाव है। आप प्रधानमंत्री जी का समर्थन करना चाहते हैं, ये आपका राजनीतिक चुनाव है। लेकिन देश के नाम पर बेईमान दोस्त का बचाव करना आपकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है। आप चौक चौराहा खड़ा होकर के कल तक देश के लिए लड़ रहे थे, आपको पता ही नहीं चला साहब क्या से क्या हो गए सनम देखते देखते, कि देश के नाम पे वोट लेकर के आज चौक चौराहा आपको अपने बेईमान दोस्त को बचाने के लिए बोला जाता है। किसी भी भाजपा के ईमानदार कार्यकर्ता के लिए अदानी के बचाव में खड़ा होना कोई जरूरी नहीं है, कि उसकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है। कोई भी बेईमानी किया है, बेईमान बेईमान होता है। तेरा बेईमान और मेरा बेईमान क्या होता है? बेईमान बेईमान होता है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि जिन लोगों पे आप आरोप लगाते हैं। अभी मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के भीतर और देश के बाहर देश विरोधी शक्तियां इकट्ठा हो गई हैं। आप सब गुजरात के लोग हैं, गुजरात का हमारा एक पुराना दोस्त है, जैसे ये लोग बगल में बैठे हुए हैं ना, वो पहले बैठता था बगल में और सब भाजपा के नेता उसको देशद्रोही कहते थे। अभी वो वॉशिंग मशीन में जाके साफ हो गया है, सारा केस उसका खत्म हो गया है, वो एमएलए हो गया है, और हो सकता है सब कुछ ठीक रहा ना तो मंत्री और मुख्यमंत्री भी हो जाएगा। 2019 के चुनाव से पहले भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे थे कि जब से भाजपा की सरकार आई है आतंकवादी घटना बंद हो गई है। याद मैं दिलाता हूं आपको, पुलवामा में आतंकवादी घटना हुआ, जो यह दावा कर रहे थे कि आतंकवादी घटना बंद हो गया है, 2019 में आतंकवादी घटना के नाम पे ही वोट मांगना शुरू कर दिया। जब भारतीय सेना का नाम लिया तो इस देश के आम नौजवान जो हैं, उन आम नौजवानों के अंदर एक सपना होता है। हमारे घर से, हमारे परिवार से 16 लोग जो है सिक्योरिटी फोर्सेज की नौकरी करते हैं। हमारे पास क्या विकल्प है? हम दौड़ते हैं और अपनी क्षमता के हिसाब से मेहनत करते हैं और इस देश की आर्म फोर्सेस में जाकर के मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। उसमें क्या किया इन्होंने? वो अग्निवीर लेकर के आ गए। राहुल गांधी से इनको दिक्कत इस बात की है कि देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हैं। याद कीजिए, जब अग्निवीर का भी मुद्दा आया था, राहुल जी ने कहा कि ये हमारी सेना को कमजोर करने की साजिश है, साफ साफ शब्दों में कहा। और मैं तो खास करके जो है इस देश की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। अग्निवीर का पहला बैच अभी नहीं आया है, लेकिन राहुल गांधी जी को इन्होंने पहला अग्निवीर सांसद बना दिया है। इसके लिए मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये इस बात की गवाही है कि अगर इस देश में आप सच्चाई के लिए लड़ेंगे तो सत्ता आपके खिलाफ
किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और गुजरात के लोग इस बात को बखूबी जानते हैं, उनको अच्छे से पता है कि कैसे किसी भी सवाल को चुप कराने के लिए किन किन हथकंडों का इस्तेमाल किया जाता है। आप सब सोच करके देखिए कि सारे सरकार से सवाल पूछने वालों के ऊपर ही कार्रवाई क्यों होती है।